करे स्टार्ट, पढ़े कुछ ना कुछ, है ना। कल का आया था थोड़ा बहुत समझ में, नहीं आया? अच्छा ऐसा, चलो स्लाइड से नहीं पढ़ाएंगे। कुछ कुछ टॉपिक तो है जो स्लाइड से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तंत्रिका तंत्र आया था समझ में? थोड़ा थोड़ा। धीरे 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 समझ में आएगा। बस होगी बातचीत। बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग। बस शांत रहो। अब देखो तंत्रिका तंत्र अपन ने देखा था कितने भागों में बटी हुई थी? 3 भागों में, ठीक है। 3 भागों में जो मेन है, जो नियंत्रित कर रहा है पूरी जो प्रक्रिया को, कौन सा था? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो वही वाला तंत्र है जो अपना पूरे मस्तिष्क को नियंत्रित कर रहा है, पूरी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाला जो होता है केंद्रीय परिधि। उसी के अंतर्गत क्या आता है? अपना मस्तिष्क आता है। और मस्तिष्क भी जो अपन ने बांटा था कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में, ठीक है। अग्र, मध्य और पश्च। अग्र का जो कार्य वो भी देखा था, मध्य का जो कार्य वो भी देखा था, और पश्च का कार्य भी अपन ने देखा था। सबका अलग अलग कार्य होता है। ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित सेरिबेलम, है ना। और मानव शरीर का संतुलन बनाने का कार्य सेरिबेलम में संतुलन बना के रखता है, ठीक है। बुद्धिमत्ता से संबंधित जो क्रिया होती है उनको नियंत्रित कौन करता है? सेरिब्रम, ठीक है। जिसके बाद जो श्रवण क्षमता और दृष्टि क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? दृष्टि क्षमता और श्रवण क्षमता कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, है ना। मध्य मस्तिष्क का भाग था ना, कार्पोर क्वाड्रिजेमिना मध्य मस्तिष्क का भाग है। मध्य मस्तिष्क का कार्पोर क्वाड्रिजेमिना। प्रामस्तिष्क जो अग्र मस्तिष्क है उसे बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क का जो सेरेबेलम है ना अपना, उसे बोलते हैं। अनुमस्तिष्क जो पश्चिम मस्तिष्क का जो अपना सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क सेरिबेलम को बोला जाता है, प्रामस्तिष्क सेरिब्रम को बोला जाता है। सेरिब्रम, प्रामस्तिष्क बोला था सेरि, जो आगे वाला था ना अपना, इसे बोला जाता है प्रामस्तिष्क। और सेरिबेलम इसे बोला जाता है अनुमस्तिष्क। पीछे वाला प्री मतलब अग्र वाला, है ना। अनुमस्तिष्क और प्रामस्तिष्क, ठीक है। और भी अपन ने प्रक्रिया देख ली थी, जिसके बाद प्रामस्तिष्क। सर सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, हाँ, सेरिब्रल मध्य मस्तिष्क का, ठीक है। जिसके बाद अपन ने देखा था कि जो मस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क में एक द्रव भरा होता है, क्या बोलते हैं उसे? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, है ना। सेरिब्रो स्पाइनल द्रव जो कि क्या करता है? जो सिर है उसको मतलब नम बनाए रखता है और बाहरी आघातों से रक्षा करता है, ठीक है। जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के ऊपर एक आवरण भी होता है, जिसे क्या कहते हैं अपन? या तो मस्तिष्क का आवरण या मेनिन्जेस, ठीक है। मेनिन्जेस, और जो कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। एक सबसे बाहरी वाला भाग ड्यूरामेटर, एक मध्य वाला भाग एरेक्नाइट, और सबसे आंतरिक भाग पायामेटर, ठीक है। 3 भागों में अपना मस्तिष्क बटा होता है, मस्तिष्क का आवरण बटा होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सब कुछ अपन ने देख लिया था डायग्राम से भी। और 3 भागों में, एक तो अपना ड्यूरामेटर, एरेक्नाइट और पायामेटर। अरेक्नाइट, हाँ, अरेक्नाइट और पायामेटर, 3 भागों में अपना आवरण ये बटा होता है। डायग्राम से भी देख लिया था और ग्राफ बना के भी देख लिया था, उनके कार्य भी देख लेते, क्या क्या कार्य किसके होते हैं, ठीक है। जिसके बाद देखो जो मेरुरज्जु होता है, उसका मेरुरज्जु का कार्य क्या होता है पहले, ठीक है। मेरुरज्जु जो अपना फैली रहती है, जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी तक अपना फैला रहता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? कि जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है अपना,
ये अपना यहाँ पर मेडुला ओब्लांगेटा होता है, तो यहाँ से ही स्टार्ट होके यहाँ तक अपना फैला रहता है नीचे तक, ठीक है। ऐसा इनका कार्य क्या रहता है कि जो संवेदना है, ठीक है, जो भी अपन प्रकट करते हैं उन संवेदनाओं को अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है, मतलब उनका संवहन करने का कार्य करती है। संवहन मतलब लाना देना, ट्रांसफर करने का कार्य कौन करती है? ये मेरुरज्जु करती है, ठीक है। स्पाइनल कार्ड जिसे बोला जाता है मेरुरज्जु। बस इनका कार्य याद रखना, इनका कार्य अपना क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कार्ड अपनी यहाँ से जो मेडुला ओब्लांगेटा होता है, इस ओब्लांगेटा से ही प्रारंभ होते हैं अपने यहाँ तक जो अपनी मेन रीढ़ की हड्डी होती है, इसके इधर उधर अपने होते हैं, ठीक है। जो क्या करती है? संवाद, संवेदनाएं जो होती हैं, क्योंकि पूरी संवेदना व्यक्त करने का कार्य कौन करेगा? मस्तिष्क करेगा। उन संवेदनाओं को अंगों तक ट्रांसफर करने का कार्य या संवहन करने का कार्य कौन करती है? मेरुरज्जु करती है। दूसरा कार्य क्या करती है? जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया होती है, मतलब कहीं पे भी अगर चोट लगे, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर पैर में कहीं में ऐसा लग रहा है कि कुछ चुभ रहा है, तो वो संवेदनाएं पहुंचेगी मस्तिष्क तक, तो वो प्रक्रिया क्या होती है? अपनी प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। तो उन प्रतिवर्ती क्रियाओं का भी जो संवहन करने का कार्य कौन करता है? यही करता है, ठीक है, ट्रांसफर करने का कार्य। तो एक तो अपना हो गया कि जो संवेदना रहती है, संवेदना व प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया का जो संवहन करने का कार्य करती है, कौन करती है? मेरुरज्जु। कौन सी हड्डी है? मतलब मेरु हड्डी नहीं है, हड्डी नहीं, तंत्रिकाओं का ही भाग है। और इसमें जो तंत्रिका होती है वो अलग कार्य करती है। तंत्रिका मैंने बताया था मेरुरज्जु तंत्रिका है ना। परिधीय तंत्रिका तंत्र में अपन ने देखा, हाँ, जो जैसे मेडुला ओब्लांगेटा होता है ना, इस ओब्लांगेटा से लेके तो जो मेन अपना जो पसलियां होती है, इस पसलियों के आसपास अपनी होती है मेरुरज्जु, हाँ, पीछे से। और उसी में इसमें जो कार्य करती है, मेन तो ये होती है, लेकिन इसमें जो कार्य करने का कार्य करती है, तो 31 जोड़ी बताई थी अपन ने, 31 जोड़ी जो मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती है, ठीक है, वो मेन कार्य करती है इसमें संवेदना और जो प्रतिवर्ती क्रिया उनका ट्रांसफर करने का, ठीक है। तो मेरुरज्जु का कार्य क्या है कि जो संवेदना है उनका संवहन करना, और जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है जिसके माध्यम से कुछ अपने मस्तिष्क तक पहुंच पाता है, तो वो भी अपना किसके माध्यम से? अपना मेरुरज्जु के माध्यम से। बाकी का तंत्रिकाएं जो न्यूरॉन है वो तो अपना कार्य करेगा ही सही, ठीक है, उसके साथ ये कार्य करते हैं। बस नॉर्मल इतना ध्यान रखना है कि मेरुरज्जु होता है, इसका ये कार्य होता है, क्योंकि कार्य ये कर देगा, संवेदना सब कौन से भाग में क्या हो रही, लेकिन कहाँ से कहाँ पे कौन सी संवेदना अपनी पहुंच रही शरीर में, तो उनका कार्य यही करता है, मेरुरज्जु ही करते हैं, ठीक है, ठीक है। हुआ। अब देखो मैंने बताया था वो अपना ऑटोनोमिक सिस्टम, उसमें दो प्रकार का अपन ने देखा था, अनुकंपी और परानुकंपी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ये क्या करता है कि कुछ चीज़ों को नियंत्रित करता है, कुछ ये कम करेगा तो एक ज़्यादा करेगा, ये बताया था कल मैंने। तो ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि आँख की पुतलियों को फैलाता है, ठीक है। ये वाला भाग जो अनुकंपी वाला कहा गया अपना सिंपैथेटिक, ये क्या कर रहा है? आँख की पुतलियों को फैला रहा है। तो ये वाला भाग क्या कर रहा है? सिकुड़ रहा है। मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत आता है। अगर क्वेश्चन भी आएगा ना एग्जाम में तो आप आराम से बना सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं? विपरीत रहते हैं। ये अगर बढ़ा रहा है तो वो कम करेगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है श्वेत ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ जो अपने कहाँ पर होती है? हाथ में होती है, ठीक है, मतलब त्वचा में होती है अपनी। जैसे चोट लगने के बाद जैसे दिखाई देता है सफ़ेद सफ़ेद, वो श्वेत ग्रंथियाँ। तो उन सफ़ेद ग्रंथियों से जो पसीना निकलता है, पसीने के स्त्राव को ये क्या करती है? अनुकंपी तंत्रिका बढ़ाती है, और ये स्त्राव को क्या करती है? घटाती है, ठीक, शरीर में होती है, पूरे शरीर में। जो मस्तिष्क का भाग है उसमें से ऑटोनोमिक होता है, मतलब ऑटोमेटिक ही नियंत्रित करता है, क्योंकि आँख की पुतलियाँ मैंने बताया था ऑटोमेटिक। फिर जिसके बाद लार ग्रंथि के स्त्राव को ये क्या करता है? कम करता है। जो सलाइवरी ग्लैंड से जो निकलता है अपना लार, उसको स्त्राव को क्या करता है? कम। और ये वाला जो परानुकंपी फिर क्या कर देता है? उसको सक्रिय करके बढ़ा देता है, ठीक है। ऐसे कैसे यहाँ हृदय स्पंदन को बढ़ाता है और हृदय स्पंदन को घटाता है, जो हृदय धड़कन अपनी, ठीक है, उसको बढ़ाता है और इसको कम करता है। फिर यहाँ पर त्वचीय रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ता है। जो त्वचा में जो रुधिर वाहिनियाँ हैं जिससे रक्त आता जाता है, उनको सिकुड़ने का कार्य करती है, और ये क्या करती? फैला देती है, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है? अपने विपरीत है, ठीक है। एड्रिनल स्त्रावण को बढ़ाता है,
जो एड्रिनल ग्रंथि होती है अपनी किडनी के ऊपर पाई जाती है, ठीक है, उसके स्त्राव को बढ़ाता है और ये उसके स्त्राव को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। यहां पर अपना चेन दे दिया है ना, 7 नंबर पे ये दूसरा दे दिया, ठीक है। ये भी अपना ध्यान रख सकते हैं, मूत्राशय की पेशियों के स्त्राव को फैलाता है और वो क्या कर देगा, सिकुड़ता है। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा गलत वाला पॉइंट दे दिया है ना, ये पॉइंट नीचे वाला है। लेक्राइमल ग्रंथियों के स्त्राव को ये बढ़ाता है और ये वाला भाग क्या करता है, लेक्राइमल ग्रंथियों के स्त्राव को कम कर देता है। लेक्राइमल कहाँ पर बताई थी अपन ने, आंख में बताई थी, ठीक है। तो ये अपना क्या करता है, स्त्राव को बढ़ाता है और वो घटाता है। फिर जिसके बाद आहार नाल के क्रमानुकुंचन को कम करता है और ये क्या करता है, बढ़ा देता है। आहार नाल में क्रमानुकुंचन कहाँ पर होता है, पेरिस्टालसिस है ना, जो ग्रास नली होती है अपनी, ग्रास नली में होता है इसोफेगस में, है ना, पेरिस्टालसिस बोलते हैं जिसे। तो ये क्रमानुकुंजन जो होता है उसको कम करता है और ये क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। ये पाचक ग्रंथियों के स्त्राव को कम करता है, फिर ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा। मतलब पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या हो रही है, एक दूसरे के सारी विपरीत हो रही, ठीक है। ये श्वसन दर को तीव्र करेगा तो ये क्या कर देगा, मंद कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। जिसके बाद इस क्रिया से बालों का खड़ा होना होता है और इसमें क्या होता है, इसमें रोंगटे खड़े नहीं होते, मतलब जो बाल खड़े हो जाते हैं ना एकदम से, रोंगटे बोलते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें खड़े नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देखा अपन ने कि रक्त दाब को ये क्या बढ़ाता है, बढ़ा देता है, मतलब ब्लड प्रेशर तेज करता है और ये क्या कर देता है, कम करने का कार्य, ठीक है। रुधिर में आरबीसी की संख्या में वृद्धि करता है और ये कमी करता है, ठीक है। सीधे सीधे मतलब जो है दोनों एक दूसरे के विपरीत है। देखो ये चीज डायग्राम से भी है कुछ, ये चीज दे रखी, ठीक है। ये परानुकंपी और ये अनुकंपी, ठीक है। ये देखो अनुकंपी वाला क्या कर रहा है, पुतली को अपना सिकुड़ रहा है, तो ये वाला क्या करेगा, फैला देगा, ठीक है। फिर अपना किसको नियंत्रित करेगा, लार ग्रंथि वाले भाग को, ठीक है। फिर जिसके बाद अपन ने देखा हृदय वाले भाग को, फेफड़े वाले भाग को, आमाशय, आंत, मूत्राशय। तो जो भी प्रक्रिया उनको क्या करेगा, एक बढ़ाने का कार्य करेगा और एक अपना घटाने का कार्य करेगा, ठीक है। ये अपना डायग्राम था, थोड़ा सा आ रहा है समझ में, है ना। बस ये है कि थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि अनुकंपी और परानुकंपी क्या होता है कि अगर एक में प्रक्रिया घटेगी तो एक में क्या होगी, अपनी बढ़ेगी। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ये विपरीत होते हैं, ठीक है। स्वचालित ऑटोमेटिक होता है, कोई नियंत्रित नहीं करता, बस ऑटोमेटिक चलता रहता है। अगर स्त्राव बढ़ गया तो फिर स्त्राव कम भी हो जाएगा, स्त्राव बढ़ गया तो कम भी हो जाएगा, है ना। हुआ थोड़ा बहुत, नहीं हुआ, ठीक है। वापिस कर, पुतली जो आंख में होती है, हाँ, फैलना फैलना फैलना, पीडीएफ मिली थी कि नहीं आप लोगों को, नहीं सर ने डाली कि नहीं डाली, क्योंकि मैंने कल जो नेशनल पार्क पढ़ाए थे उनकी पीडीएफ भी मैंने भेज दी थी, सर को भेजा था, सर ने, मैंने बोल दिया मैं सर ये डाल देना ग्रुप में। टेलीग्राम पे तो मैंने डाल दी थी और नेशनल पार्क के मैंने सर के पास भेज दी थी पीडीएफ बना के कि सर आप डाल देना बच्चों को। फॉरेस्ट की है ना, नेशनल पार्क की मैं अभी डाल दूंगा। क्योंकि क्या है कि जितनी चीज मैंने बताई वो तो ठीक है, लेकिन जो मौखिक मैंने बताए थे ना वो उसमें पूरी व्यवस्थित लिखी हुई है, तो आपके क्या वो क्लियर हो जाएंगे, इसलिए बनाया था एक माध्यम। जिनने भी जो टेलीग्राम पे जुड़े उसमें तो डाला था शायद मैंने, फॉरेस्ट का है ना, हाँ, सर्च करके जुड़ जाना तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। किस नाम से बनाया, चौहान एकेडमी स्टूडेंट, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन थोड़ा, सेल पढ़ा, हाँ, सिलेब्स, सिलेब्स क्या होता है, क्या होता है सिलेब्स,
इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं अपना तंत्रिका तंत्र में। जो तंत्रिका तंत्र होता है वो अलग-अलग पार्टों में वो होता है डिवाइड बोन्स, फिर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, शायद उसको कहते हैं स्नैप्स। देख लेना, कुछ कुछ चीजें तो देख लेना आप ही अपने हिसाब से। डेंड्राइट क्या है? डेंड्राइड, हाँ वही है ना, मेरे को याद दिला रहा है। हमें पता नहीं, पूछ रहे हैं। डेंड्राइड और एक्सोन है ना, वो तंत्रिकाएं होती है। जो डेंड्रोन होता है अपना क्या है, ऊपरी भाग जो तंत्रिकाओं का जो मेन पहुंचाने का कार्य, और जो एक्सोन होता है वो जुड़ा रहता है, ये वाला मेन भाग होता है अपना, बनता है सर। उसका डायग्राम सर ये कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऐसे करके अपना तंत्रिका होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे पार्टों में बटा होता है। ठीक है, तंत्रिका भाग होता है, ये वाला भाग होता है एक्सोन, और ये वाला जो मेन भाग होता है इसे बोलते हैं डेंड्रोन, है ना, डेंड्राइट जो बोलते हैं ये वाला भाग। और जो बीच में मध्य में एक जो लंबी संरचना होती है जो दोनों को जोड़ने का कार्य करती है वो बोलते हैं अपना एक्सोन। ठीक है, तंत्रिकाओं का ही भाग है। एक क्लास क्वेश्चन, अक्षतंतु। कौन सा? अक्ष अक्षतंतु क्या होता है पता नहीं बेटा, आए हुए हैं। कोई और भी नाम होगा उसका अक्षतंतु का? ये प्योर हिंदी है, थोड़ा सा कम हिंदी में आया है सर, पेपर में कल मैंने भी देखा था ये। ऐसा तो कोई देखा नहीं मैंने, और कुछ नाम होगा भेजना मेरे पास, देखो। मुझे एंड्रॉइड वाला भी उसमें और कैसे नाम दिए मतलब प्योर हिंदी, शुद्ध हिंदी दे दी उन्होंने, क्या बता रहा हूँ असली बात क्या है। भाई ये तो हिंदी का है ना, इंग्लिश तो कॉमन बन जाता है पढ़ने का एक्सक्रेटरी सिस्टम। नोट्स मिल जाएंगे आपको, क्योंकि जो मेरे नोट्स है वो ज़्यादा हो जाएंगे तो आप बोलोगे सर क्या क्या चीज़ है। 25 तारीख को मेरा ही आप वो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जो पीडीएफ में मेरे पास है वो तो मैं सेंड कर ही दूंगा, जो पीडीएफ में वो तो मैं भेज दूंगा। नहीं जुड़ना, क्योंकि जितना मान लो मैंने पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, इसका मैं पूरा जो पीडीएफ है मेरे पास जो जिससे पढ़ाया मैंने, तो फिर वो ग्रुप से जुड़ो ना आप, क्योंकि जितना मैंने समझा दिया, समझाने के बाद जितना इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज भी बचेगी वो आपके उसमें मिल जाएगी, है ना। तो वो जो ये ग्रुप बनाया इन लोगों ने उसमें थोड़ा जुड़ जाइए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने समझा है वैसे वैसे भले जो फोटो है बुक की वो फोटो खींच के मैं डाल दूंगा, या उसमें पीडीएफ बना के उसी की मैं डाल दूंगा, जिससे थोड़ा जो एक्स्ट्रा भी रहेगा वो तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, है ना। और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा तो ऑब्जेक्टिव भी मैं उसमें ऐड कर दूंगा। देखो उत्सर्जन अपना क्या उत्सर्जन क्या कहलाता है अपना, उत्सर्जन की प्रक्रिया। ठीक है, तो उत्सर्जन की प्रक्रिया जब अपन ने बायोलॉजी स्टार्ट किया तो उस समय बताया था कि मानव शरीर में क्या होता है कि जो उपापचय की क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया होती है, उन प्रक्रियाओं के बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण हो जाता है या हानिकारक पदार्थों का निर्माण हो जाता है, उन्हें उत्सर्जित तत्व कहा जाता है। ठीक है, और उन हानिकारक तत्वों के निर्माण की जो प्रक्रिया वो कहलाती है उत्सर्जन। ठीक है, और यहाँ उत्सर्जन की प्रक्रिया शरीर के जिन अंगों में होती है उसे बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो शरीर में हानिकारक तत्वों के निर्माण की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है, और यहाँ उत्सर्जन की प्रक्रिया
जो उत्सर्जन मतलब हानिकारक तत्वों के जो निर्माण की प्रक्रिया उसे बोलते हैं उत्सर्जन। और यह उत्सर्जन की प्रक्रिया शरीर के जिन अंगों में संपन्न होगी उसे बोलेंगे अपन उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, मतलब मेन है कि हानिकारक तत्वों का निर्माण होना, जो शरीर को क्या पहुंचाता है, अपना क्षति पहुंचाता है, उन तत्वों का निर्माण करने अपना उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब जो उत्सर्जन तंत्र की जो प्रक्रिया है वो किन किन अंगों में अपने संपन्न होती है? सबसे महत्वपूर्ण अपना क्या होता है? वृक्क, किडनी, ठीक है, फेफड़े, त्वचा, यकृत और आंत, है ना। ये क्या करता है अपना? ये करते हैं उत्सर्जन का कार्य। इससे भी अपना उत्सर्जित तत्व मतलब हानिकारक तत्वों का निर्माण होता है, इससे भी अपना हानिकारक तत्वों का, इससे भी हानिकारक, यकृत से भी और अपना आंत से भी, इनसे अपना हानिकारक तत्वों का निर्माण होता है। जिससे पहले अपन देखो उत्सर्जन में देखते हैं लार्ज, उसमें जाता है ना पूरा पचने के बाद अपना लार्ज इंटेस्टाइन। देख एक होता है अमीनोटेलिक, बड़ी आंत। अमीनोटेलिक प्रकार का एक उत्सर्जन होता है अपना, है ना, जैसे बोलते हैं अमीनोटेलिज्म बोलते हैं। देखो अमीनोटेलिक किसे बोलते हैं कि वहां प्राणी जो उत्सर्जन के रूप में, देखो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उत्सर्जन के रूप में सीधे अमोनिया का त्याग कर सकते हैं, इंसान अपन नहीं कर सकते क्योंकि हानिकारक होता है, अमोनिया को अमोनिया के रूप में शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन वहां प्राणी जो उत्सर्जन के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमोनियोटेलिक कह देते हैं। ठीक है, उन्हें अमोनियोटेलिक कहते हैं। तो वहां प्राणी जो किसका उत्सर्जन करता हो? अमोनिया का उत्सर्जन करता हो। अमोनिया का उत्सर्जन करता हो, ठीक है, वह प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करता हो उसे अमोनोटेलिक कहते हैं। ठीक है, एक होता है यूरियोटेलिक, एक होता है अपना कौन सा? यूरियोटेलिक। तो वहां प्राणी जो उत्सर्जन के रूप में किसका उत्सर्जन करता हो? यूरिया का उत्सर्जन करता हो, जैसे कि मनुष्य। ठीक है, तो वहां प्राणी जो उत्सर्जन के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करता हो वो अपना क्या कहलाता है? यूरियोटेलिक कहलाता है। जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो अमोनोटेलिक वह प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनोटेलिक कहलाते हैं, वह प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन कहलाते हैं यूरियोटेलिक कहलाते हैं। और एक और होता है अपना यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक वह प्राणी जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो अमोनोटेलिक जिसे कहते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटेलिक उसे कहते हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटेलिक उसे कहते हैं जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। जैसे इसकी बात करें तो जो जलीय जीव है, ठीक है, जैसे मछलियां, ठीक है, मछलियों में जो उत्सर्जन होता है उत्सर्जन के रूप में अपना निर्माण होता है किसका होता है? अमोनिया का होता है। ठीक है, तो जैसे लिख देता हूं जलीय जीव, मछलियां। ठीक है, जलीय जीव जो होता है अपना अमीनोटेलिक वही होता है जो प्राणी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि अपना जलीय जीव। और इसमें अपन बात करें यूरियोटेलिक में, तो यूरियोटेलिक में अपन बोल सकते हैं स्तनधारी, सभी स्तनधारी और मनुष्य, मेंढक, कछुआ। ठीक है, तो जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं मेन स्तनधारी, जैसे कि अपना मनुष्य अपन यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, है ना, लास्ट रूप में यूरिया। चमगादड़ पक्षी वर्ग वाले जो है इसमें आएंगे यूरिक अम्ल, जो पक्षी वर्ग है पूरे इसमें, तो यूरिया यूरिकटेलिक में आएगा अपना पक्षी।
रेंगते हैं में देखो कुछ ऐसे हैं कि यूरिक अम्ल का मतलब मेन तो सरीसर्प वर्ग के जो रहते हैं वो अपना इसका उत्सर्जन करते हैं यूरियोटेलिक का, है ना। सरीसर्प वर्ग का अपना यूरियोटेलिक वर्ग में आता है जो यूरिया का उत्सर्जन करता है अपना सरीसर्प वर्ग, रेप्टाइल वर्ग। ये 3 प्रकार पूछता है कभी कभी। उसमें यूरिक अम्ल वाला यूरिकोटेलिक नहीं, सरीसर्प वर्ग। ये उभयचर मेंढक लिखा है मैंने इसमें, हाँ मेंढक उभयचर, इसमें और नाम लिख सकते हो, उभयचर भी लिख देता हूँ। उभयचर जो कि अपना जल और थल दोनों में रह सकते हैं। उपापचय तो मानव शरीर में जो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अपने को एनर्जी मिलती है उस प्रक्रिया को बोलता है उपापचय की प्रक्रिया या मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया बोलता है, ठीक है। तो उस मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया के बाद कुछ ना कुछ, देखो कुछ भी काम करते हो कुछ ना कुछ गलत, मतलब लास्ट में अवशेष तो मिलता ही है, अपशिष्ट मिलता ही है। तो वो अपशिष्ट जो प्राप्त होगा वो होता है उत्सर्जित तत्व, है ना, लास्ट रूप में। तो जो एनर्जी मिलती है, एनर्जी के बाद कुछ हानिकारक तत्वों का निर्माण हो जाता है, उन हानिकारक तत्वों को बोलते हैं उत्सर्जित तत्व। और वो हानिकारक तत्वों के निर्माण की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और उत्सर्जन की जो प्रक्रिया शरीर के जिन अंगों में होगी उसे बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र बोला है, ठीक है। अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, ठीक है, इतना है समझ में। अब शरीर के इन अंगों में अपने पढ़ना है। अब देखो वृक्क का कार्य क्या होता है, सबसे ज्यादा जो वृक्क का कार्य होता है जो ब्लड में जो शुद्धिकरण करने का कार्य वही करता है, प्लाज्मा का छानने का कार्य करता है, ठीक है। प्लाज्मा का शुद्धिकरण करता है अपना वृक्क। फेफड़े का कार्य क्या होता है, फेफड़े का कार्य अपन ने पढ़ा है, क्या करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्माण होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। जिसके बाद त्वचा का क्या कार्य होता है कि त्वचा में जो श्वेत ग्रंथि होती है ना, और एक तेलीय ग्रंथि होती है अपनी। तेलीय ग्रंथि मतलब कभी कभी जैसे फेस वगैरह तेली हो जाता है, अपन बोलते हैं फेशियल, है ना, ऑयली फेस हो गया, तो वो भी क्या हो गया कि एक तो तेलीय अपनी ग्रंथि पाई जाती है और एक श्वेत ग्रंथि। कुर्सी नहीं मिल रही है, इधर है क्या अंदर? ठीक है, तो देखो त्वचा का कार्य क्या रहता है कि जो श्वेत ग्रंथि रहती है उस श्वेत ग्रंथि से क्या निकलता है, अपना पसीना का स्त्राव होता है, जिसे सीबम भी बोलते हैं अपन। पसीना का स्त्राव होता है, सीबम जिसे बोला जाता है, ठीक है। उसमें ज्यादा मात्रा अपने जल की रहती है, बाकी के जो लवणीय तत्व उसमें पाए जाते हैं, साल्ट वगैरह, ठीक है। तो ये भी अपना सीधा, इनका तो मेन है कि इनका तो थोड़ा बहुत में क्लियर, लेकिन मेन अपने को पढ़ना है इसमें किडनी। जैसे फेफड़े से अपना CO2 का स्त्राव हो गया, इससे अपना पसीने का स्त्राव हो गया। यकृत क्या करता है, यकृत में अपना हानिकारक अमोनिया का निर्माण होता है, बता दिया। उर्व अमोनिया को क्या कर देता है, यूरिया में बदल देता है, ठीक है। यूरिया में बदल के अपना शरीर से बाहर उसे अपन निकाल देते हैं। जिसके बाद इसमें पित्त वर्णक और पित्त लवक का निर्माण भी होता है ना। जो पित्त रस में पाया जाता है पित्त बिलुरुबिन और बिलुबर्डिन, और बिलुरुबिन बिलुबर्डिन भी इसमें वो भी हानिकारक रहते हैं, उसका निर्माण भी कहाँ पर होता है, यकृत के अंदर। तो यकृत क्या कार्य करता है, उसे भी शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है। जिसके बाद आंत का कार्य क्या होता है कि पचा हुआ भोजन है, पचा हुआ भोजन के बाद लास्ट में क्या बनता है, मल। तो उस मल को भी अपन आंत के द्वारा शरीर से बाहर अपन निकाल देते हैं, ठीक है। इसमें तो इतना ही है, लेकिन ये वाला अपना मेन है अपना किडनी। किडनी की अपन संरचना भी बनाते हैं थोड़ी सी, है ना, डायग्राम बनाते हैं अपन, और डायग्राम आंतरिक संरचना भी इसकी देखते हैं। और किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है, कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन, जो मेन किडनी कार्य करती है किसके आधार पर, नेफ्रॉन। लाखों की संख्या में इसमें क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। सीबम, जो पसीना होता है उस पसीने को सीबम भी बोलते हैं, सीबम, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेंगे अपन, लेकिन मेन अपने को पढ़ना है किडनी के बारे में। नेफ्रॉन कार्यात्मक इकाई किडनी के अंदर रहती है, पूरी की पूरी जो झिल्लीनुमा नहीं, झिल्लीनुमा हाँ, वो कुंडली संरचना रहती है, बनाऊंगा डायग्राम में। कुंडली संरचना रहती है, उसी के आधार पर पूरा कार्य करता है। हुआ इतना, है ना, यूरियो और अमीनोटेलिक। देखो थोड़ा सा डायग्राम में बनाने की कोशिश करता हूं।
दिख रहा है इससे? ये पेन नहीं दिख रही? ये वाला? ये वाला दिखा? दिख रहा है। हाँ ये चौराहा है। बन गया? ठीक है। अब देखो एक इसमें धमनिका है अपनी और एक अपनी क्या है, सिरा है, क्योंकि शुद्ध रक्त भी आएगा और फिर अशुद्ध रक्त भी आएगा, तो धमनी भी जुड़ी रहती है अपनी, सिराएं भी जुड़ी रहती है। ठीक है, दोनों अपनी जुड़ी रहती है। अब दोनों किडनी अपनी आपस में, ये वाला भाग देखो, ये इधर से यहाँ से इधर जा रहा है और ये वाला भाग एक इधर जुड़ा हुआ, इसका एक इधर जुड़ा हुआ और एक अपना इधर जुड़ा, दोनों तरफ। ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध। तो यहाँ पर एक बता देता हूँ, महाधमनी और एक महाशिरा। ठीक है, महाधमनी और महाशिरा जो इनमें प्रवेश करे। देखो ये धमनी प्रवेश करेगी तो धमनी धीरे धीरे जाकर किस में बदलेगी, धमनिकाओं, मतलब उसके छोटे रूप में, और धमनिकाओं से धीरे धीरे परिवर्तित होकर किस में, धमनी केशिकाओं में, और केशिकाओं से किस में बदलेगी, केशिकाओं में। फिर केशिकाओं में जैसे अशुद्ध रक्त की मात्रा बढ़ी तो किस में बदलेगी, शिरा केशिकाओं में। ठीक है, शिरा केशिका बदलेगी, फिर सिरिकाओं में बदलेगी, फिर सिरिकाएं किस में बदल जाएगी, शिराओं में। ऐसे करके अपना चेंज होता जाता है। देखो ग्राफ, मान लो ये धमनी है, धमनी, मेन धमनी, धमनी आगे जाकर थोड़ी सी विभाजित होगी, कैपिलरीज। ठीक है, आगे जाकर विभाजित होगी तो इसे बोलते हैं धमनिकाएं, आर्टेरियल। फिर आगे जाके आगे और विभाजित होगी,
आगे विभाजित होगी तो इसे बोल देंगे धमनी केशिकाएं। धमनी केशिकाएं। और आगे जाकर ये क्या करेगा, जैसे अशुद्ध रक्त की मात्रा कब तभी होगा जब अशुद्ध रक्त की मात्रा अपनी बढ़ेगी, और आगे जाकर जैसे इसमें अशुद्ध रक्त की मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ती है तो ये सारी की सारी किसमें बदल जाती है, केशिकाओं में। ठीक है, केशिकाओं में बदल जाती है। फिर केशिकाएं धीरे धीरे किसमें बदलती है, वापिस से इधर, है ना, फिर इसके छोटे रूप में आने आती है। ठीक है, ऐसे तो ये बदल जाती है अपनी सिरा केशिकाएं। ठीक है, और फिर सिरे केशिकाएं आगे चलती है अपनी वापिस से संयुक्त होती है तो वापिस किसमें बदल जाए, सिरिकाओं में। सिरिका, जैसे यहाँ पे धमनिका है, ऐसे कैसे किसमें बदल जाती है, सिराका है या सिरिकाओं में। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे जाकर संयुक्त होकर ये आपस में क्या बन जाती है, एक ही बन जाती है। मतलब जैसे यहाँ से एक प्रारंभ हो, ऐसे कैसे एक बन जाती है, तो इसे बोल देते अपन क्या, सिरा बोल देते। ठीक है, तो ऐसा अपना निर्माण होता है, ऐसा नहीं कि वो अलग है वो अलग है। तो ये अपना धमनी, फिर धमनिकाएं में बदलेगी, उसके छोटे रूप आर्टेरियल में, फिर अपने धमनी केशिकाओं में, फिर मेन केशिकाओं में, फिर अशुद्ध रक्त की मात्रा बढ़ेगी तो फिर अपना बदलेगा किसमें, सिरा केशिकाओं में, और सिरा केशिकाओं से बदलेगी केशिकाएं में, और केशिकाएं किसमें चेंज हो जाएगी, अपनी सिराओं में। फिर सिराओं से अशुद्ध रक्त अपना पहुंच जाएगा धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा होता है कि यहां से धमनी प्रवेश की, तो क्योंकि मैं अंदर बताऊंगा इसलिए पहले बता दिया, क्योंकि जो आंतरिक संरचना अपन देखेंगे उसमें बताऊंगा कि धमनिकाएं, अभिवाही धमनी और अपवाही धमनिकाएं। तो सर धमनिकाएं क्या होती है, तो फिर वहां पे सवाल उठेंगे। तो ये होती है कि इससे सरल रूप जो होता है, इसका छोटा रूप होता है, वो अपना धमनिकाएं होता है ना, इसलिए क्योंकि आंतरिक संरचना में है अपना, इनमें नहीं क्षमता, क्षमता अंदर है अपना। क्षमता जो ग्लूमेरुलस होता है अपना, केशिका गुच्छ बोलते हैं, है ना, मेन केशिका का गुच्छ होता है वो, ग्लूमेरुलस और वोमेन संपुट। ठीक है, मिटा दूं, ये तो नॉर्मली बताया था मैंने, बस थोड़ा सा याद रखना। नहीं नहीं, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में। ठीक है, अब देखो कि यहां से देखे अपना, तो ये वाले भाग जो होते हैं जो वाइट वाइट बने, ये क्या, अपनी एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि अपनी दोनों किडनियों के ऊपर ही पाई जाती है। ठीक है, ये होती है अपनी एड्रिनल। जिसे अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, वृक्क के ऊपर इसलिए बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, दोनों किडनियों के अपने ऊपर स्थित होती है। ठीक है, यहां पर जो इसकी जो लंबाई है अपनी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि बोला जाता है, अधिवृक्क ना, एड्रिनल ग्लैंड। फिर इसकी जो इनकी चौड़ाई है वो चौड़ाई अपनी 6 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर ही बताते हैं अपन, 5 से 6 सेंटीमीटर लंबाई 10 सेंटीमीटर। और जो इसकी मोटाई है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और अपनी इसकी जो मोटाई होती है, हाँ, 3 से 4 सेंटीमीटर। एड्रिनल ग्रंथि ना, हाँ किडनी की, एड्रिनल ग्रंथि थोड़ी ना, जो पूरी किडनी है ना, किडनी की लंबाई चौड़ाई, एड्रिनल ग्रंथि तो ऊपर पाई जाती है अपनी। एड्रिनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, जो कि अपना किसके, जो किडनी होती है उन किडनियों के ऊपर। एड्रिनल ग्रंथि की लंबाई नहीं है, ये किडनी की है, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर, और जो अपनी मोटाई है वो मोटाई अपनी 3 से 4। ठीक है, वही तो बोला मैंने, मतलब या तो 9 से 10 या 10 से 11 सेंटीमीटर ऐसा बताता है ना लगभग। यहाँ भी मैंने इसलिए 5 से 6 लिखा, यहाँ भी 3 से 4, क्योंकि जो अलग अलग बुकों में जो कन्फ्यूजन होगा ना, वो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। लेकिन 10 तो अपन बताते ही है कि 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है ना। देखो ये होती है अपनी मूत्रवाहिनी,
ये होता है मूत्राशय। यूरिनरी ब्लैडर, ये होता है मूत्र मार्ग। यूरिथ्रा, ठीक है। जो भी शुद्धिकरण होगा, अभी कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ, संरचना ही देखिए बस, है ना। इसके बाद जो इसकी आंतरिक संरचना, अब जो इसका आकार होता है कैसा दिखाई देता है, सेम के बीच के आकार का। इसका आकार कैसा होता है, सेम के बीच का। सेम देखा है, बालोर बोलते हैं ना, बालर। तो बालर का जो बीज होता है उसी को बोलते हैं, उसके आकार की इसकी संरचना होती है, सेम के बीज के आकार की। सेम के बीच के आकार की होती है ना, देखा है ना, है ना। वो जो फली होती है ऐसी होती है अपनी, है ना। और इनके अंदर अपनी क्या होता है, बीज होते हैं। और वो निकाल के देखेंगे ना अगर बीज, तो बीज देखना ऐसे दिखाई देंगे अपने को, ऐसे दिखाई देंगे, है ना। तो मेन अपना बीज ऐसे दिखाई देते हैं, इसी को बोलते हैं सेम के बीज के आकार के। हाँ, बड़ी अपनी वाली बाएं वाली थोड़ी बड़ी होती है, बाएं वाली। हुआ इतना। थोड़ा आंतरिक संरचना देखे, आंतरिक संरचना। हाँ, धमनी और सिरा। रेड वाली जो धमनी, क्योंकि शुद्ध रक्त बहता है। पूछो। हुआ, देखो ये इसके आंतरिक संरचना। अगर उसी को जो किडनी बनाई, उसी को अगर दो भागों से अपन काट दे, दो भागों में, तो ऐसी अपने दिखाई देती है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रो, यूरेटर है ना। अब ठीक है। यूरिनरी ट्यूब भी बोलते हैं उसे। हुआ। देखो ये वाला जो आंतरिक भाग है, अगर उसको अपन काट के देखें तो अपना आंतरिक भाग ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, पूरा पूरा। अब जो किडनी होती है, अपनी किडनी किस गुहा में स्थित होती है, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है, उदर गुहा में, क्योंकि यहीं पर होती है पेट वाले भाग में। यहाँ पर ये ज़्यादा ऊपर बना रखी है तो ऊपर नहीं होती, अपनी यहीं पर होती है, ठीक है। तो ये वाला भाग अपना उदर गुहा पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये वाला भाग जो है अपना, ये वाला भाग, अब ये वाला भाग अपना कहलाता है मेन पेल्विस, ठीक है, पेल्विस भाग। लेकिन ये पेल्विस जब विभाजित नहीं होता है तो ये वाला जो भाग होता है इसका अंदर वाला, ये कहलाता है हाइलम भाग, ठीक है, हाइलम भाग, अंदर वाला भाग, ठीक है। देखो सबसे पहले तो देखना है कि जो इसका आंतरिक भाग है, क्योंकि अपन ने दो भागों में बांट दिया ऐसे, तो इसका जो आंतरिक भाग है और बाहरी भाग, तो जिसको आंतरिक भाग है वो अपना कहलाता है क्या, मेडुला। दिख रहा है कहीं, ये मेडुला भाग। तो जो आंतरिक भाग इसका होता है वो कहलाता अपना मेडुला, और जो बाहरी भाग होता है वो क्या कहलाता अपना, कॉर्टेक्स, ठीक है। आंतरिक भाग मेडुला और बाहरी भाग इसका कॉर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। जिसके बाद इसमें देखें कि जो मेडुला होता है, मेडुला भाग, आंतरिक भाग, उसके ऊपर जैसे गोल गोल संरचना हो रही है, ये वाली भाग, ठीक है। जो मेडुला वाला भाग है उस मेडुला में ही एक संरचना होती है ऊपर, जिसे बोलते हैं अपन क्या, पिरामिड्स,
ठीक है। उसके ऊपर देखो 1 2 3 4 इतने सारे पिरामिड यहाँ पे बन रहे हैं, ये भी अपने क्या कहलाते हैं, अपने पिरामिड ही कहलाते हैं, ये वाला भाग, ठीक है, ये पिरामिड कहलाते हैं। उनके बीच में जो स्थान है उसको कोलम, लेकिन याद रखना मेन के जो आंतरिक भाग है उसको मेडुला और बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, और जो मेड्यूला वाले भाग में जो संरचना होती है मेन, वो संरचना अपनी क्या कहलाती है, पिरामिड कहलाती है। तो पिरामिड कहाँ पर उपस्थित होता है, तो किडनी के अंदर जो मेड्यूला होता है उस मेड्यूला भाग में अपना उपस्थित होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ से जो पिरामिड है, इस पिरामिड से सबसे नलिकाकार संरचना अपनी निकल रही है, ठीक है। उन नलिकाकार संरचना को अपन बोलते हैं क्या, कैलिक्स, ठीक है। जब इनसे निकलती है, किससे, पिरामिड से निकलती है, उस समय इसे बोलते हैं क्या, मेजर कैलिक्स। और फिर आगे जब चली जाएगी, आगे चले जाएगी, जब बड़े भाग में अपने छोटे भाग में होगी तो माइनर, और जब बड़े भाग में होगी तो उसे मेजर, मतलब है एक ही, ठीक है। तो जो अपना पिरामिड से, पिरामिड को बोल रहे हैं, पिरामिड से किससे जोड़ने का कार्य करती है, पेल्विस से जोड़ने का कार्य करती है, वो वाली कौन सी होती है, अपने कैलिक्स, ठीक है। लेकिन जैसे ही पिरामिड से निकलती है उस समय से क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स, और जैसे आगे चली जाती है, आगे जब बड़ी हो जाती है इसकी संरचना, तो उस समय से बोलते हैं क्या, मेजर, ठीक है। और आगे जाकर एक ट्यूब जैसी संरचना अपनी बन जाती है, जैसे ये बनी हुई, यहां से यहां तक ये वाली संरचना, इस संरचना को अपन क्या बोलते हैं, हाइलम। इस संरचना को हाइलम बोला जाता है। हाइलम ही आगे जाकर किसका निर्माण करता है, पेल्विस का निर्माण करता है, जो आगे जाकर ये पेल्विस का निर्माण कर रहा है, ठीक है। सबसे बाहरी भाग कॉर्टेक्स, आंतरिक भाग मेडुला। मेडुला जो होता है उसमें मेडुला में एक संरचना पाई जाती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, पिरामिड से बोलते हैं। पिरामिड क्या है, कैलिक्स के माध्यम से किससे, पेल्विस से जुड़ा रहता है। जो प्रारंभिक जो होता है अपना, जो बिल्कुल पिरामिड से जुड़ी रहती है, उस कैलिक्स को बोलते हैं अपन क्या, माइनर। और आगे जब जाके बड़ी भाग में बढ़ जाता है उस समय बोलते हैं मेजर कैलिक्स, ठीक है। और मेजर कैलिक्स और जितने भी जो मेजर है वो सारे आगे जाकर एक ही से मिल जाती, एक ही गुहा बनाती, एक ही संरचना बनाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हाइलम, ठीक है। और हाइलम भाग आगे जाकर किस में बदल जाता है, अपना पेल्विस में, ठीक है, पेल्विस में। और पेल्विस किस में बदल जाता है आगे जाकर, जैसे मैंने संरचना बनाई थी अपनी ये वाली, ये जो पेल्विस भाग आगे जाकर किस में बदल जाएगा, अपना मूत्र वाहिनी में, ठीक है। तो यहां पर ये देखो दे रखा है क्या, ठीक है। तो ये वाला भाग ध्यान रखना कि जो सबसे बाहरी भाग है, जैसे कि देखो मैं नोट्स भेज दूंगा तो एक बार उसमें पढ़ भी लोगे तो आप क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी तो कुछ आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा होगा, सब बाहर, ठीक है। रिनल कोलम, ये इनके बीच में दो, जैसे कि रहता है ना अपना कि दो पिरामिड, इन पिरामिड के बीच में जो रिक्त स्थान है ना उसे बोलते हैं अपन कोलम, है ना। कौन सा, हाँ, आवरण वाला भाग है। ये वाला सबसे बाहरी भाग होता है, जो अपन कार्टेक्स अपन खोलेंगे ना जिसको काट के, तो ये सबसे बाहरी भाग ये वाला होता है। और जो इन दोनों के बीच में जो मेन रिक्त स्थान है उसे बोलते हैं अपन रेनल कोलम, ठीक है। लेकिन मेन अपने को याद रखना है कॉर्टेक्स, मेडुला और हाइलम, है ना, और पेल्विस, ये चीज याद रखना है कि क्या होती है अपनी, ठीक है। अब ये होता है, इसी के अंदर लाखों की संख्या में अपने क्या पाई जाती है, नेफ्रॉन, लाखों की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन के आधार पर ही अपना क्या करता है, जो किडनी कार्य करती है, ठीक है। इसके बिना अपना कार्य नहीं कर सकती। बन रहा है, नहीं बन रहा है, कौन सा, ग्लोमेरुलस, इसमें छोटी सी संरचना अपनी नेफ्रॉन, उस नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस, क्योंकि एक तो पाया नहीं जाता है, लाखों की संख्या में पाए जाते हैं, तो वो छोटी छोटी संरचना, तो ग्लोमेरुलस अपन नेफ्रॉन की संरचना अलग देखेंगे, उसमें बना हुआ है, ठीक है। तो ये बनेगा नहीं बनेगा, खड़ी रहती है बेटा, हॉरिजॉन्टल। देखो ये अपनी संरचना अपन थोड़ा सा खोल के मैं बनाता हूं।
ठीक है। इससे जो जुड़ी रहती है वो तो अपने धमनिका और शिराएं जुड़े रहती है, जो अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त लाने वाली जो बहुत सारी इसमें बैठी हुई थी। ठीक है। अब ये वाला भाग अपन ने क्या बोला था, कॉर्टेक्स। बाहरी भाग अपना कॉर्टेक्स, और जो आंतरिक भाग अपन ने बोल दिया था क्या, मेड्यूला। हाँ, मेड्यूला। बहुत दिक्कत आ रही है ना। इसे बोलते हैं स्नायु, स्नायु भाग बोलते हैं, वैसे बोलते हैं मध्यांश, मध्यांश बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश ही पूछता है इसका भी ज्यादा। देखो फिर जिसके बाद देखा था कि जो अपना मेडुला भाग होता है, अब यहां से यहां तक जो आंतरिक भाग है ना पूरा, उस आंतरिक भाग को अपन ने बोल दिया मेडुला, आंतरिक। और जो आंतरिक भाग में जो ये वाली संरचना अपनी, इस संरचना को क्या बोलते हैं अपन, पिरामिड। ठीक है। जो मेडुला वाला भाग में जो संरचना दे रखी है 1 2 3 ये बना रखी है, ये संरचना क्या कहलाती है, पिरामिड कहलाती है। ठीक है, पिरामिड कहलाती है। फिर जाके अपन ने देखा था कि यहां से ऐसे नलिकाकार संरचना अपनी निकलती, इनसे जुड़ी रहती जो। क्या कहलाती, कैलिक्स। ठीक है, इनसे जुड़ी रहती है अपनी माइनर कैलिक्स। ठीक है, तो ये वाला भाग अपना कहलाता है कैलिक्स, ये कहलाता है माइनर कैलिक्स, और ये वाला कहलाता है मेजर। लेकिन मेन याद रखना, ठीक है। और ये वाला भाग जो माइनर और जो कैलिक्स वाला भाग आगे जाकर एक जो संरचना बनाता मेन, जब किडनी के बाहर जो संरचना निकलने वाली रहती वहीं पर, तो ये वाला भाग क्या कहलाता अपना, हाइलम, हाइलम कहलाता। और हाइलम ही आगे जाकर किसका निर्माण करता है, पेल्विस का। किडनी का आंतरिक भाग किसे कहते हैं, बाहरी भाग किसे कहते हैं। ठीक है, पिरामिड कहाँ पर उपस्थित रहता है अपना, है ना, इसके चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। हाँ, इसके चारों ओर झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, इसे बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम झिल्ली या पेरिटोनियम मेम्ब्रेन इसके चारों ओर अपनी पाई जाती है। ठीक है, जो स्टोन बनती है, जो पत्थरी बनती है, अपना जो हाइलम वाले भाग में अपनी मेन बनती है। हाइलम जो पेल्विस वाले भाग है इसमें कैल्शियम ऑक्सिलेट की। स्टोन जैसा बन जाता है हल्का सा। ये मेन जो हाइलम वाला भाग है और जो पेल्विस वाला भाग है ना, इसी भाग में बनती है मेन, क्योंकि जितना भी सब छनेगा, छनने के बाद इसी के माध्यम से अपना मूत्रवाहिनी तक पहुंचता है ना, क्योंकि आगे जाकर ये जुड़ी हुई कौन सी हो गई, मूत्रवाहिनी। पेल्विस के आगे जो होती है अपनी कोतरी, मूत्रवाहिनी। ठीक है, और जो जितने भी यहाँ पर मटेरियल है सारे के सारे मूत्र मार्ग में चले जाते हैं, मूत्राशय में, जिसे अपन समय समय पर त्याग कर देते हैं। तो जो ये प्रक्रिया, इसके बाद अंतिम जो चरण होता है, उस अंतिम चरण में इनका ही निर्माण होता है। ठीक है, मूत्र का निर्माण होता है, जिसमें बहुत सारे तत्व रहते हैं, जिसमें 95% जल रहता है, 2% यूरिया रहता है उसमें। पत्री जो छोटे छोटे कैल्शियम ऑक्सिलेट की बनी होती है, मेन तो कैल्शियम ऑक्सिलेट की बनी होती है, क्योंकि खाने में भी कुछ ऐसा तत्व अपन खा लेते हैं जिससे कि मतलब स्टोन बन सकता है, उससे बन जाते हैं। ठीक है, आया थोड़ा समझ में। आंतरिक संरचना, बाहर संरचना। हाइलम का कोई कार्य नहीं, जैसे कैलिक्स से, कैलिक्स से आगे जाकर जब यहाँ पर मेन भाग रहे, खुलने वाला भाग, इस भाग को अपन हाइलम बोलते हैं,
मेन। और हाइलम के आगे हाइलम एक गुहानुमा संरचना बनाती है जिसे अपन क्या बोल देते हैं, पेल्विस बोल देते हैं। और पेल्विस एक सक्रिय नलिकाकार संरचना बनाते हैं जिसे अपन बोल देते हैं मूत्र वाहिनी, जो मूत्राशय में जाकर अपनी खुल जाती है। किसको? हाँ, नलिका ही रहती है मेन तो अपनी। अभी तो न्यूफ्रॉन और पढ़ेंगे, ठीक है। नेफ्रॉन भी पढ़ ले अपन, नेफ्रॉन भी पढ़ लेते हैं ना। हाँ, आज शाम को निकलो, नेफ्रॉन और पढ़ लेते हैं। आज 11 बजे तक मेरा ही लेक्चर है। तो सर 2 घंटे साइंस, 1 घंटा नेफ्रॉन पढ़ना है बस, ज़्यादा 2 घंटे नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। पता नहीं, 2 घंटे नहीं पढ़ेंगे, बस नेफ्रॉन की संरचना समझना है। और उसमें प्रक्रिया भी इतनी टफ नहीं है, बहुत सरल प्रक्रिया है। गाँव वाँव तो नहीं जा रहा आप लोग? हाँ, आप तो यही है। बस शांत रहो, थोड़ी देर की बात है। गाँव वाँव तो नहीं जा रहा हूँ कोई? जाओगे? कल की तो छुट्टी रहेगी शायद। कल की छुट्टी रहेगी। कोई छुट्टी नहीं सर, घर नहीं जा रहे सर, कोई घर नहीं जा रहे। देखते हैं, पहले ही मन करा क्या है, बस शांत रहो। हो गया ये? किसको? उसको पेरिकार्डियल बोलते हैं। और द्रव भरा होता है पेरिकार्डियल द्रव। बताया था शायद मैंने, नहीं बताया? हुआ? हो गया ये? देखो, ये होता है अपना नेफ्रॉन की संरचना। इसको छुपाए कैसे? ठीक है, नेफ्रॉन की संरचना अपनी ये होती है। आ रहे समझ में कुछ? देखो, हमारे बेल जो नहीं हो इसमें मैं सब एक नजर में देख के बना देते। देखो, ये होता है अपना मेन प्रारंभिक भाग जो होता है न्यूफ्रॉन का, ये होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं, जो प्याले नुमा संरचना होती है इसे बोलते हैं वोमेन संपुट। ठीक है, वोमेन संपुट इसे बोला जाता है, या वोमेन कैप्सूल इसे बोला जाता है। वोमेन संपुट, ठीक है, वोमेन संपुट यहाँ पर होता है। वोमेन संपुट आगे जाता है और आगे जाकर क्या करता है कि एक संग्रहित नलिका बनाता है ना। एक संग्रहित नलिका में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर संग्रहित नलिका की बात करें तो ये ऐसे विभाजित होती है। दिख रहा है पीछे से? दिखना चाहिए ना। फिर यहाँ से एक पतला आकार में बदल जाती है, थोड़ा सा।
ठीक है, मैंने इतना समझना। ये होती है वोमेन संपुट। वोमेन संपुट से एक नलिकाकार संरचना अपनी निकलती, निकलकर आगे जाकर एक क्या बनाती है, यू आकार की संरचना बनाती है। ठीक है, उस यू आकार की संरचना को अपन क्या बोलते हैं, हेनले का लूप, या लूप ऑफ हेनले। हेनले का लूप। ठीक है, तो आगे जाकर जो नलिका है जो वोमेन संपुट से निकली वो एक कुंडलित नलिका बनाती है जिसे बोलते हैं अपन हेनले का लूप। तो यू आकार की संरचना बोलता है इसमें कि जो नेफ्रॉन में यू आकार की संरचना होती है उसे क्या बोला जाता है अपना, तो लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब देखो कि ये नलिकाकार संरचना आगे जा रही है यहाँ तक, तो जो यहाँ से निकली अपनी वोमेन संपुट से, वोमेन संपुट से जो नलिकाकार संरचना निकलती है इसे बोलते हैं निकटस्थ। निकटस्थ, ठीक है, मतलब निकट वाली, और जब दूर होती है तो इसे बोलते हैं दूरस्थ। ठीक है, दूरस्थ कुंडलित नलिका और निकटस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, तो ये तो आप नाम से समझाओ, निकट वाली निकट और दूर वाली दूर। अब यहां से कुंडलित नलिका अपनी जाती है, कुंडलित नलिका ये एक संग्राहक नलिका खुलती है, कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका। ठीक है, और ये संग्राहक नलिका आगे जाकर किस में खुल जाती है, मूत्र वाहिनी में। ठीक है, जितने भी मटेरियल जाते हैं सब संग्राहक नलिका। अब ये कुंडलित नलिका है, इस कुंडलित नली में जो इसमें जो न्यूफ्रॉन में जो होगा अपना शुद्धिकरण होगा, उस शुद्धिकरण के दूसरे चरण की प्रक्रिया अपनी किस में होती है, इस कुंडलित नलिका में। ठीक है, इस कुंडलित नली में देखेंगे अपन कैसे। तो देखो ये होती है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ये होती है मूत्रवाहिनी अपनी, और हेनले का लूप। अब देखो यहां से इसके अंदर धमनी का प्रवेश करती है अपनी, यहां से धमनी प्रवेश करती है। अब जो धमनी अपने यहाँ पर प्रवेश कर जाएगी इस भाग में, तो वो किस में बदल जाएगी, धमनिकाओं में। लेकिन जो नेफ्रॉन के अंदर जो धमनी प्रवेश करती है उसे बोलते हैं अभिवाही धमनी। अभिवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका, हाँ, आर्टेरियल, अफेरेंट आर्टेरियल। अब यह क्या करती है कि ये रक्त को किडनी तक या नेफ्रॉन तक लाने का कार्य करती है। ठीक है, तो किडनी नेफ्रॉन तक रक्त को पहुंचाने का कार्य कौन करती है, अभिवाही धमनी करती है। ठीक है, अब इससे रक्त आ जाता, अब जब ये आ जाती है, अभिवाही धमनी आ जाती है, वोमेन संपुट में पहुंचती है, तो यहां पर क्या करती है, एकत्रित हो जाती है। एकत्रित होकर यहां पर क्या बनाती है, गुच्छे जैसे, मान लो कुछ धागे नुमा संरचना अपन एक जगह एकत्रित कर देते, गुच्छे बना दिए धागे का। ऐसे कैसे जो अभिवाही धमनी यहाँ पर संयोजित होकर यहाँ पर क्या बना देती है, गुच्छे नुमा संरचना बना देती है। और जो गुच्छे नुमा संरचना होती है इसे बोलते हैं केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ या ग्लूमेरुलस। ग्लूमेरुलस, ठीक है, जो ब्लड के जो फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया, निस्यंदन की प्रक्रिया, वो मेन ग्लूमेरुलस और वोमेन संपुट में ही संपन्न होती है। क्योंकि जो ग्लूमेरुलस है ये क्या करता है, जो संयुक्त हो जाती है, जैसे धमनी एक जगह मिल जाती है, संयुक्त होकर केशिका को गुच्छ बनाती, तो एक छन्नी नुमा संरचना बन जाती है। ठीक है, छन्नी नुमा संरचना जिसमें अपना ब्लड छन्ने का कार्य करता है। अब यही क्या करता है कि यहाँ से वापिस से संयोजित होकर ये एक और नलिका का निर्माण करेगी, ये भी धमनी होगी, इससे ब्लड अपना आ रहा है। ठीक है, और इससे क्या होगा, नेफ्रॉन से जाएगा इस वाली नलिका, इसे बोलते हैं अपवाही। ठीक है, ये क्या करेगी, ब्लड को ले जाने का कार्य। तो जो रक्त आता है वो अभिवाही धमनी से आता है नेफ्रॉन में, और जो जाता है तो अपवाही धमनी से। अब जो ये अपवाही धमनी है ना, ये पूरी क्या फैली रहती है, पूरी इसके चारों ओर फैली रहती है ना। जैसे कुंडली संरचना देखा इसमें फैल रखा है, ये जो फैली हुई है सारी की सारी। तो देखो यहां से निकल रही है, ठीक है, यहां से निकल कर पूरे इसमें देखो पूरे में फैली हुई, जितने भी जो कुंडली संरचना मैंने बनाई है नेफ्रॉन की, उस कुंडली संरचना के चारों ओर क्या फैली हुई, अपनी रक्त वाहिनियां फैली हुई है। ठीक है, अब रक्त वाहिनियों का क्या कार्य रहेगा वो भी मैं बताऊंगा। तो रक्त वाहिनी अपनी पूरी इसके चारों ओर फैली रहती है।
ठीक है। तो यहाँ पर रेट करके मैं थोड़ा सा इधर घुमा के ज़्यादा अपना ये घिचड़ पिचड़ नहीं, इसलिए ऐसे करके घुमा देता हूँ, ठीक है। तो ये कुंडली संरचना, इसके चारों ओर अपनी क्या रहती है, लिपटी रहती है। ये रक्त वाहिनियां है, ठीक है। कैसी मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये इसीलिए लिपटी रहती है क्योंकि जैसे कि अपना निस्यंदन हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा। फिल्ट्रेशन किसके माध्यम से हो जाएगा, ये यहाँ पर केशु के गुच्छ ग्लोमेरुलस में, या अपना किस में, वोमेन संपुट वाले भाग में। मेन केसिका गुच्छ कार्य करता है, जो केसिका गुच्छ संयुक्त हो जाता है। केसिका गुच्छ मेन ये होता है, देखो कि केसिका गुच्छ अपना एक फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर के जैसा कार्य करता है, अपना किसका, एक छन्नी जैसा। तो जो अविवाही धमनी है, अविवाही धमनी के आकार जो होता है, संरचना कैसी होती है, बड़ी होती है थोड़ी सी आकार में, और ये कैसी होती है, छोटी होती है। जब यहाँ से ब्लड आता है तो यहाँ ब्लड आता है, जब बड़ी से एकदम से छोटे में जाएगा तो एक दाब पड़ेगा, दबाव लगेगा। उस दबाव के कारण यहाँ पर ब्लड छन पाता है, और जो दबाव में ब्लड छनता है उस प्रक्रिया को बोलता जाता है अल्ट्रा डायलिसिस प्रक्रिया, ठीक है। अल्ट्रा डायलिसिस की प्रक्रिया अपनी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये मेन क्षमता किस केसिका गुच्छ में क्षमता है, लेकिन किस कारण, दबाव से। क्योंकि आपने देखा जैसे कि मान लो ये नलिका है और इस नलिका से आप इस नलिका में पानी एकदम से जमाओगे तो यहाँ पर पानी ज्यादा, जब इसमें जाएगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो वो उच्च दाब के कारण ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है उसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, है ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उस प्रक्रिया को बोला है। तो मेन दबाव के कारण, जब दाब अधिक लगता है उस दाब के कारण अपना फिल्ट्रेशन होता है। अब जब यहाँ पे ब्लड छन जाएगा एक बार, ब्लड एक बार में ऐसा नहीं है कि पूरी चीजें छन जाती है, कुछ उपयोगी तत्व हैं, वो उपयोगी तत्व भी क्या करते हैं, इसके माध्यम से इस नलिकाकार कुंडली संरचना में चले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर वैसे शरीर से बाहर निकाल दे उन्हें, तो हो सकता है कि इंसान की मृत्यु भी हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, अपने भोज्य पदार्थ रहते हैं, तो उनका वापस से शरीर में लाना जरूरी है। तो वो क्या करता है कि जो ये रक्त वाहिनियां फैली रहती है, ये रक्त वाहिनियां क्या करती है, पुनः अवशोषण कर लेती है। जो पूरा फैला, जैसे अपन ने बताया था कि जो छोटी आंत है, छोटी आंत में अवशोषण की प्रक्रिया हो रही थी, तो अवशोषण में क्या कर रहे थे, जो भोजन पच गया वो तो ठीक है, लेकिन जो बचा है उसका भी क्या कर लेते हैं, अपन अवशोषण कर लेते हैं, जो कि पाचन का अपना तीसरा चरण रहता है। तो ऐसे कैसे इसमें क्या करता है कि यहाँ पे जितना क्षमता है वो तो छान लेता है केसिका गुच्छ में, जो इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाली रहेगी दाब के कारण। लेकिन जो उपयोगी तत्व कुछ इसमें चले जाते हैं, जिनका निदान अपना निस्यंदन द्वारा नहीं होता है, उनको अपन नेक्स्ट चरण में कहते हैं कि जो पुनः अवशोषण की प्रक्रिया होती है, रीऑब्जर्वेशन, उसके द्वारा क्या करते हैं अपन कि जो कुंडलित नलिका है, इस कुंडलित नलिका से रक्त वाहिनियों द्वारा उन्हें अवशोषित कर लिया जाता है और शरीर तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। ब्लड छनता है तो उसमें से निकलता क्या है? प्लाज्मा छनता है, मेन प्लाज्मा छनने के बाद यूरिन का निर्माण होता है, अपना मूत्र का निर्माण होता है लास्ट में, यूरिन, जिसमें 95% अपना जो होता है जल होता है, 2% अपना क्या होता है, अपना यूरिया होता है उसमें, और बाकी के अपना कैल्शियम, सोडियम, ये तत्व होते हैं, पोटेशियम वगैरह, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है, देखो मेन किसके कारण होती है कि जो ये होती है, इसका जो आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और इसका आकार कम होता है। कम आकार होने के कारण क्या पड़ेगा, जैसे यहाँ पर पहुंचेगा तो इसमें दबाव होगा, ठीक है, और दबाव होने के कारण जो केसिका गुच्छ ये तो क्या करती है, एकत्रित होकर एक छन्नी का निर्माण कर देती है। तो इस छन्नी में क्या, उच्च दबाव के कारण दो चरणों में होती है, देखो ये एक होता है निस्यंदन, और एक पुनः अवशोषण। दो चरणों में जो अपना मूत्र का निर्माण होता है, दो चरण, ये फिल्ट्रेशन और रीऑब्जर्वेशन। और फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है वो कहां पर होती है, अपने केसिका गुच्छ और ग्लोमेरुलस में ही संपन्न होता है, ठीक है। तो केसिका, ये उस वाले हॉस्टल में जो बड़ा वाला हॉल सिंगल का कौन है ना, ताला बंद करके आओ क्या, कोई नहीं है क्या हमारे बारे में सर? नहीं वहाँ कृष्णपुरम, हमारे वाले में कृष्णपुरम, जिसमें एक बड़ा सा हॉल होगा, बड़ा सा हॉल। हाँ कोई नहीं, अब तो तुम वही रहता है, देख लो। ठीक है। तो जो ब्लड के छनने की जो प्रक्रिया है, जो प्लाज्मा जो छनता है, ठीक है, प्लाज्मा छनने की प्रक्रिया देखो, पहली चरण होता है निस्यंदन,
ठीक है। जो निस्यंदन की प्रक्रिया वो केशिका गुच्छ ग्लूमेरुलस में संपन्न होती है, मतलब फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो अपने केशिका गुच्छ में संपन्न होती है। जिसके बाद क्या करता है कि जो अभिवाही धमनियां है, अभिवाही धमनी अपवाही धमनी से थोड़ी आकार में बड़ी होती है, ठीक है। बड़ी होने के कारण जैसे ब्लड आएगा तो उसमें क्या बढ़ेगा, दाब बढ़ जाएगा। दाब बढ़ने के कारण क्या होगा, ब्लड क्षमता है, तो उच्च दाब के कारण जो ब्लड क्षमता है उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं अपन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन है, उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो उच्च दाब में छनने वाले ब्लड को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। 1 मिनट में लगभग 1 लीटर ब्लड अपना छनता है, जिसमें से 600 जो होता है मिलीलीटर वो क्या होता है, अपना प्लाज्मा होता है, 500 से 600 मिलीलीटर, ठीक है, प्लाज्मा का जो छान। एक दिन में लगभग 180 लीटर अपना जो ब्लड है वो क्या अपना छन जाता है, प्लाज्मा पूरे शरीर छनता नहीं, लेकिन बार बार आके, क्योंकि जितनी बार प्रक्रिया होगी वो पूरी प्रक्रिया वहां पहुंचेगा, फिर शुद्धिकरण होगा, फिर जाएगा, ठीक है। मेन तो देखो 2 चरणों में अपने संपन्न होते, एक निस्यंदन और एक पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण में क्या होता है, जैसे छन गया, छनने के कारण देखो, अब इसमें थोड़ा सा प्रक्रिया एक और समझना कि निस्यंदन की प्रक्रिया में ब्लड छन जाता है, लेकिन क्या करता है कि पूरे को नहीं छान पाता है, पूरे को नहीं छान पाता है, कुछ उपयोगी तत्व रह जाते हैं। तो ये क्या करता है, कुछ चयनात्मक रहते हैं, मतलब कुछ तत्वों को छान पाता है और कुछ तत्वों को नहीं छान पाता है। इस प्रक्रिया को डायलिसिस बोला जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, डायलिसिस प्रक्रिया। और जो कृत्रिम रूप से क्या है, मान लो किसी की किडनी कार्य करना बंद कर दी, तो उसमें क्या क्या रहता है कि डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी करता है डायलिसिस की प्रक्रिया, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल डायलिसिस, है ना, कृत्रिम। क्योंकि वो भी क्या करता है कि जो छन नहीं पाता, 8 के 8 दिन डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, वो ब्लड का शुद्धिकरण करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, आर्टिफिशियल जो उपयोगी तत्व, उन उपयोगी तत्वों को निकालता है और यूरिन का अपना निर्माण करता है, ठीक है। तो वो आर्टिफिशियल डायलिसिस कहलाता है। तो डायलिसिस की जो प्रक्रिया किससे संबंधित है, किडनी ब्लड के छनने से संबंधित प्रक्रिया। अपोहन के द्वारा करता है ना, ये तो डॉक्टर डायलिसिस जो करता है, अपोन होता क्या है? डायलिसिस को ही बोलते हो बेटा अपोहन, हाँ, है ना, ठीक है, आया समझ में। अब देखो, पहले निस्यंदन छनने वाली और दूसरा जो होता है अवशोषण वाला होता है। तो अवशोषण क्या होता है कि जो चयनात्मक तत्वों को तो उसने छान दिया, उसे बोल दिया डायलिसिस, लेकिन कुछ तत्व नहीं छन पाते, वो इस नलिकाकार संरचना में चले जाते हैं, उनको रक्त वाहिनियों के द्वारा अपन क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, मतलब ब्लड में मिला देते हैं, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचा देते हैं। तो वो प्रक्रिया अपनी क्या कहलाती है, पुनः अवशोषण कहलाती है। तो ये 2 चरणों में अपनी क्या है, इसकी प्रक्रिया संपन्न होती है। देखो ग्रुप से जुड़ जाना, मैं इसकी PDF बना के डालूंगा, फिर एक बार पढ़ के देखना आप, है ना, पढ़ के देखना, प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी वो फिर कल पूछना, क्योंकि ऐसे तो आधी आ रही होगी, आधी नहीं आ रही होगी। क्योंकि इसके बाद क्या करता है, अगर मान लो मैं थोड़ी थ्योरी लिखवा देता तो सब कुछ क्लियर हो जाता, है ना। मान लो उसकी संरचना बनाई मैंने, संरचना के बारे में थोड़ा, कि आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ी थ्योरी, ठीक है, ये समझा दे इसके बारे में थोड़ी थ्योरी, तो क्या पूरा क्लियर हो जाता। तो आप जो ग्रुप बनाया आपने टेलीग्राम में, कोई भी सर्च करके जुड़ सकता है, पता नहीं क्या बनाया, ये नलिका यहीं से प्रारंभ होती है, जो पेल्विस भाग से, ये वाला, ठीक है, आगे जाकर संग्रहित होकर हेनले लूप, मतलब यू आकार के संरचना का निर्माण अपने करती है ना। यहाँ समीपस्थ या निकटस्थ, है ना, समीपस्थ या दूरस्थ, है ना, जो समीप रहती है, हाँ, जो वेस्ट रहेगा संग्राहक नलिका से संग्रहित होकर मूत्रवाहिनी से, मूत्राशय में चले जाएगा, जहाँ पर संरक्षित रहता है, जिसे समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दे। ये वाला, ये अलग अलग जगह से, यहाँ से भी जुड़ सकते हैं, यहाँ से भी जुड़ सकते हैं, इसलिए बना दिया हो, तो है ना। मेन संग्राहक नलिका जितने भी होती है, जितने भी नेफ्रॉन है संग्रहित होकर उसमें जुड़े होते हैं। हेनले का लूप, तो जो नेफ्रॉन में यू आकार की संरचना होती है उसे बोलते हैं हेनले का लूप। हो गया, ठीक है। मैं पूरी थ्योरी भेज दूंगा भले इसकी, तो इसकी क्या है कि आप एक माध्यम तो बनाओ, है ना, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान भी कल मैंने पढ़ा, बता तो दिए, लेकिन ओनली क्या बताया, किस जिले में है और कब बना था, लेकिन उसमें जो विशेषता मैंने मौखिक बताई, तो मौखिक पूरी याद नहीं रह पाती। कैसा, वो इतना नॉलेज का है डिजिटल बोर्ड का। जो अल्ट्रा डायलिसिस वो होता है
उसमें क्या चेंज किया जाता है, मतलब ऊपर ही चेंज कर देते हैं। अल्ट्रा में वही होता है कि जो उच्च दाब के कारण जो ब्लड छनने की प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल में। हाँ, जो शुद्धिकरण होता है उसका शुद्धिकरण यहीं से कर दिया जाता है। सर उसमें कुछ भी नहीं होता, कैथेटर डालते हैं डायरेक्ट पेनिस से। हाँ, वो कुछ भी होता है, लेकिन कृत्रिम रूप से मतलब किडनी कार्य करना बंदी, कृत्रिम रूप से अगर उनको उपयोगी तत्वों को निकालेंगे वो, तो वो अपना डायलिसिस कहलाता है, कृत्रिम डायलिसिस। ठीक है, अब इतना नॉलेज नहीं था, मैं यहाँ पर निकाल देता, 3D होता तो, है ना, मुझे तो आता नहीं है, हुआ इतना। ठीक है, इसकी भेज दूंगा पुनिश्चंदन और पुनावशोषण की प्रक्रिया, इसको सेव कर देते हैं, कोशिश करते हैं। कौन सा लेक्चर है ये? पक्का? देखेंगे। हो गया सेव ये। अब इसको अपन डिलीट कर दें क्या? सेव हो गया ना ये तो, डिलीट कर देते हैं अपन, वापस से जरूरत पड़ेगी अपने को। टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम पे। कहीं नहीं जाओगे, MP पढ़ेंगे अपन। फोन मोबाइल कहाँ है? मोबाइल नहीं है तो पड़ोसी मित्र होगा कोई। आपके लिए रिकॉर्डिंग चलेगी क्या?